नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोग के सामने गिरजेश कुमार तिवारी एक नया लेक्चर लेके आ रहे हैं जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम सब लोग मूवमेंट के बारे में डालेंगे, उसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखेंगे, मूवमेंट का क्या इफेक्ट होता है, कहाँ पर मूवमेंट से ही मोशन कराया जा सकता है, कहाँ पर बल आपका काम नहीं करता, बल को किसी एक दूरी पर लगाना होता है और वो किसी एक पॉइंट के अबाउट घुमा रहा होता है। तो मूवमेंट के इफेक्ट को जानेंगे, मूवमेंट के एप्लीकेशन को समझेंगे, मूवमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद क्योंकि हमें अगर बीम में रिएक्शन निकालना है तो भी मूवमेंट जानना होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशंस का एक नया लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप का इक्विलिब्रियम का केस कराएंगे। आज हम रिजल्टेंट का एक जनरलाइज लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम रिजल्टेंट भी निकालना सीखेंगे। रिजल्टेंट अगर कोई फोर्स आपसे बोल रहा है तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम चल जाएगा, आपको कहां पर किस जगह पर उसका लाइन ऑफ एक्शन, उसका डायरेक्शन सब कुछ बहुत क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम सब लोग आज देखेंगे कि रिजल्टेंट का एक जनरलाइज स्वरूप क्या है। हाँ, अगर एक पॉइंट्स पर लग रहे हैं दो वेक्टर्स तो उसका पैरेललोग्राम लॉ से हमने रिजल्टेंट निकालना सीख चुके हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल से भी रिजल्टेंट निकालना सीख चुके हैं। वही अगर आपके एक लाइन में है, मतलब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है तो लामी थ्योरम पढ़ चुके हैं। हाँ, इक्विलिब्रियम की और जनरलाइज एक सीरीज होगी, एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ फोर्स इक्विलिब्रियम पर ही होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मूवमेंट और मूवमेंट्स का इफेक्ट और उसी बीच में आएगा एक टर्म कपल। मूवमेंट से रिलेटेड एक टर्म क्या आएगा, कपल, और फिर उसको हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि कपल क्या है, कपल कब लगाना होता है, कब मूवमेंट लगाना होता है, कब टर्निंग मूवमेंट होता है, कब बेंडिंग मूवमेंट होता है, ये सारी चीजें, ट्विस्टिंग मूवमेंट कब होता है, तो ये सारी चीजें हम सब लोग समझेंगे बहुत डिटेल में। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी इंजीनियरिंग की, इवन मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की, तो ये बेस है जिसमें आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही ज़्यादातर के कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, चाहे वो डिप्लोमा का हो चाहे बीटेक की हो, फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर में ही आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा, जिससे आप आगे के सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर थियरी ऑफ मशीन्स या फिर डिजाइन ऑफ मशीनरीज, डोम टोम कुछ भी आप अच्छे से कर सके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी सब्जेक्ट से आपके थर्मो के भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस की होती है, इसी से आपके फ्लूइड के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप देखेंगे इम्पल्स लग रहा हुआ तो इम्पल्स क्या है, वो सारी बातें आप सब लोग को इसी सब्जेक्ट से पता चलती है। ये सब्जेक्ट सबके लिए, सिविल और मैकेनिकल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और इवन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को भी ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करा रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से हम थियरी भी करा रहे हैं। ठीक है, तो आप सब लोग मैक्सिमम बच्चों में इसको शेयर भी कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में भी आए, क्या चीज़ें होती है, बारीकियों को समझें और हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो अब लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज की सीरीज में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये टर्म आया दो आपके फोर्सेस के टर्म्स हम छोड़ दिए थे पिछले लेक्चर में, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। दो टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए, एक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो रेजोल्यूशंस, अब ध्यान रखिए, कोई एक बल है, सिंगल बल, इन्हीं दो बलों को, कोई अगर दो बल एक पॉइंट पर लग रहे थे तो उनका आपने रिजल्टेंट निकाला, किससे, पैरेललोग्राम लॉ से, इनका आपने रिजल्टेंट निकाला, तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया P और Q का, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि कोई एक बल है, उसका किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होगा। जैसे किसी ने कहा कि ये आपका फोर्स है, ये कोई एक फोर्स 10 न्यूटन का हम यहाँ से थीटा एंगल पर लगा रहे हैं, थीटा कुछ भी ले लो, 30 डिग्री दिया रहेगा, कभी 15 दिया रहेगा, कभी 20 दिया रहेगा, तो कोई एक ऐसा बल है जो 30 डिग्री पर, अब कोई कह रहा है कि इस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट बताओ, इस डायरेक्शन में इफेक्ट के साथ साथ एक ऐसे ये भी कोई दूसरा डायरेक्शन, तो किसी एक बल को किन्हीं दो बलों के बीच में तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि दो बलों का रिजल्टेंट इकलौता हो सकता है, तो किसी एक बल को किन्हीं दो, कोई दो एक्सिस के अलोंग ब्रेक भी किया जा सकता है, चाहे इन दोनों को लगाया जाए और चाहे ये अकेला लगाया जाए, दोनों का प्रभाव
सेम होगा। तो किसी एक फोर्स को किसी दो एक्सिस के अलोंग ऐसे बलों में तोड़ना जिनका प्रभाव उस सिंगल फोर्स के क्या हो, इक्वल हो, क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, वियोजित कर देना किन्हीं दो अक्षों के अलोंग। कोई दो अक्ष ऐसा नहीं, 90 भी एक स्पेशल केस होगा जब कंपोनेंट की बात आएगी, ठीक है। तो कोई भी एक बल है, कोई भी एक आपका क्या है, फोर्स है, और इसको किसी दो एक्सिस के अलोंग आपको तोड़ना है। मान लीजिए एक एक्सिस, मान लीजिए इससे अल्फा कोण बना रहा है और दूसरा एक्सिस इससे क्या बना रहा है, थीटा। अच्छा, यहाँ भी इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये आपका थीटा एंगल है, ये आपका थीटा एंगल है और ये आपका अल्फा एंगल, और ये आपका एक बल है। इस बल को दो अलग अलग फोर्सेस में तोड़ना है, ठीक है। तो किन्हीं दो बलों, ये मान लीजिए P है और ये अगर Q है तो ये भी क्या है, Q है। तो किसी एक बल को P और Q में तोड़ना, ध्यान रखिए कि ढेर सारे बल्स, किन्हीं दो बलों का रिजल्टेंट निकालना वो आपका कंपोजिशन कहलाता। इन्हीं दो बलों का परिणामी निकालने का तरीका क्या कहलाएगा, कंपोजिशन। की इन दोनों बलों को हटाकर अगर वो अकेला बल लगा दे तो हमारा प्रभाव वही रहेगा। लेकिन किसी एक बल, कोई एक बल लग रहा है, इसको किन्हीं दो एक्सिस के अलोंग तोड़ना क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन कहलाएगा, वियोजन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इससे कैसे, मान लीजिए ये आर है, इसको थीटा एंगल और अल्फा एंगल के दो एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है। कोई एक बल है और इसको इधर इधर आपका थीटा एक्सिस और इधर आपका क्या है, अल्फा एक्सिस में तोड़ना है। अब कोई पूछे ये कितना होगा, ये कितना होगा। अब हमें P और Q अगर दिया हो तो R निकालना आपको पता है, पर R को दो बलों में अब तोड़ना है। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, अल्फा होगा, क्योंकि ये आपका, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, पैरेलल हैं। और ऐसे, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, ये एंगल। अब बाकी बचा कोण क्या होगा, बाकी बचा कोण आपका ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। अब ध्यान दीजिए, ये आपका P है और ये आपका Q है, ये आपका R है, और ये ट्रायंगल बना रहा है। अब ट्रायंगल अगर बना रहा है तो आपको पता होगा कि इसमें साइन रूल, किसी भी त्रिभुज में साइन रूल जो है या कॉस रूल है वो किसी एक जनरल फार्मूला है, किसी भी त्रिभुज में लगाया सकता है। लेकिन साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण जो होता है वो केवल समकोण त्रिभुज में ही लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसमें साइन रूल लगाएं तो R के सामने का कोण R अपान साइन और R के सामने का कोण, तो R के सामने का कोण क्या है, 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। ऐसे अगर P तो यहाँ इक्वल टू P, तो अब हम अगर कहें P इक्वल टू, तो आप कहोगे P अपान साइन अल्फा, क्योंकि P के सामने का कोण P ये है, इसके सामने का कोण क्या है, अल्फा। ऐसे अगर कोई पूछे Q तो आप कहोगे Q अपान साइन थीटा। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं ना आप लोग, हमने क्या कर लिया कि किन्हीं दो एक्सिस के बीच में जो रिजल्टेंट से, मतलब एक सिंगल फोर्स है, एक थीटा एंगल है और एक अल्फा एंगल है, तो ऐसा आपको दिया गया। तो आप इसको रिजल्टेंट, तो P का मान अगर हम देखें तो P का मान आप उसमें देख सकते हैं, साइन अल्फा इधर आ जाएगा और साइन 180 माइनस थीटा जो भी होता है वो साइन थीटा के बाद। तो यहाँ से देखेंगे R साइन अल्फा अपान साइन थीटा प्लस अल्फा। ऐसे अगर Q का मान जो लिखा हुआ, पहले से ही लिखा हुआ है, R साइन अल्फा अपान R साइन, ये एंगल क्या था, ये एंगल क्या था आपका, ये थीटा था, ये एंगल क्या था, अल्फा था, ये Q है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं R, अगर हम Q की बात करें तो देखिए R अपान साइन, दोनों के बीच का कोण दोनों रहेगा ही, अल्फा प्लस थीटा। इन दोनों के R अपान साइन अल्फा प्लस थीटा तो रहेगा, लेकिन Q का बात किए गए तो साइन थीटा रहेगा, दूसरे वाले के बीच का कोण। अगर P का बात किया गया है तो दूसरे वाले, देखिए R अपान साइन थीटा प्लस अल्फा तो है ही, R अपान साइन थीटा प्लस अल्फा तो है ही, लेकिन दूसरे वाले का कोण का साइन तो इंटू साइन अल्फा। बात समझ में आई।
तो अब अगर कोई क्वेश्चन आए कि 10 न्यूटन का बल है, इसको एक एक्सिस क्या है 30 डिग्री और एक आपका इधर है मान लीजिए 45 डिग्री, इन दोनों में रिजॉल्व करिए, इन दोनों में वियोजित करिए, इन दोनों अक्षों के अलांग वियोजित करिए। वियोजित करने का मतलब चाहे इन दोनों अक्षों के अलांग ये दोनों बल लगाएं और चाहे ये इकलौता लगाएं, दोनों से प्रभाव सेम होगा। तो अगर हम पूछे ये कितना होगा तो आप कहोगे सर 10/sin75 तो हो ही जाएगा। अरे भाई 75 कैसे आया, थीटा प्लस अल्फा, लेकिन यहां पर दूसरे वाले का कोण, यहां पर क्या होगा दूसरे, और अगर इसका मान पूछें तो इसका मान आप क्या बताएंगे, इसका मान आप बताएंगे 10/sin75 तो होगा ही होगा। 10/sin से इसके साथ ये पूछा गया तो इसके साथ वाला कोण नहीं, दूसरे वाले का कोण का साइन, ये sin 30। तो आपने दोनों पार्ट रिजॉल्व कर दिया। अब ये चाहे दोनों बल लगाएं ये और चाहे ये इकलौता लगाएं, दोनों से प्रभाव सेम आएगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी बल को रिजॉल्व किया जा सकता है, किन्हीं दो एक्सिस पर रिजॉल्व किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, दो बलों का, इन्हीं दो गिवन बलों का रिजल्टेंट एक और केवल एक ही डायरेक्शन में आता है, पर एक बल को कोई किसी दो स्पेसिफिक एक्सिस नहीं, किन्हीं दो असंख्य ऐसी पॉसिबिलिटी होंगी। जैसे मान लीजिए इसको 10 लें तो ये उसके करस्पॉन्डिंग कुछ होगा। तो ऐसी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी कि हम एक बल को कई तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो ऐसे कोई दो ढेर सारी आपकी पॉसिबिलिटीज होंगी जिसमें हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक एंगल देखे दूसरा एंगल उसी की क्रॉसपोंडिंग निकाला जा सकता है। कभी कभी क्या रहता है कि आपको ये रिजॉल्व, ये कंपोनेंट दिया है, एक सिंगल फोर्स दिया है, रिजॉल्व कंपोनेंट दिया है, कोई एक कोण दिया है, दूसरा कोण पूछ लेगा, दूसरा रिजॉल्व कंपोनेंट पूछ लेगा। तो अब इसमें कितने अननोन्स हैं सर, आर, पी, क्यू, अल्फा और थीटा। तो अगर इसी में हम देखें, इसी में आर, अल्फा, थीटा और पी, ठीक है, तो अगर पी, आर और थीटा दे दे, पी, आर और थीटा दे दे तो अल्फा इससे निकल जाएगा। अब इसमें अल्फा पुट कर दोगे, आर और थीटा दिया तो क्यू निकल जाएगा। तो इन दो इक्वेशंस हैं और आपके पास 1 2 3 4 5, कितने अननोन्स हैं 5। दो इक्वेशंस हैं और कितने हैं 5 अननोन्स हैं। तो इसमें 3 आपको गिवन, कोई 3 आपको गिवन रहेगा और 2 आपको सॉल्व करना रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो किसी एक बल को ढेर सारे ऐसे आपका एक और पैरेललोग्राम ऐसे बन सकता है इन्हीं दो एक्सिस पर। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे देखेंगे तो ढेर सारे पैरेललोग्राम बन सकते हैं। ये ऐसे बनेगा। तो किसी भी दो एक्सिस, कोई दो एक्सिस, अब इसका एंगल कुछ और होगा, इसका एंगल कुछ और होगा, ये एंगल, तो किसी एक बल को इन्हीं दो असंख्य एक्सिस के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ दो टर्म्स, मतलब 2 एक्सिस में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दो बलों का रिजल्टेंट एक और केवल एक ही बल हो, ये ध्यान रखिए। तो दो बल जब दिए होते तो पी और क्यू एक स्पेसिफिक हो जाता है तो उसका आर भी क्या हो जाता है स्पेसिफिक, पर किसी आर का पी और क्यू स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है। अब यही अगर यही कहे कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस में आप इसको ब्रेक करिए, इन्हीं दो परपेंडिकुलर एक्सिस में आप ब्रेक करिए, तो जब परपेंडिकुलर एक्सिस, ये मान लीजिए ये आपका एक फोर्स है और कोई दो परपेंडिकुलर एक्सिस, ये x है और ये क्या है y है। तो अब जैसे ही परपेंडिकुलर एक्सिस बोला तो एक ही कोण देने की जरूरत है। अगर थीटा दिया तो ये बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। इसमें कुछ करना ही नहीं, जब दो परपेंडिकुलर बोल दिया तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा और ये क्या होगा आपका, ये होगा 90। तो जब दो परपेंडिकुलर बोल दे तो आपको रिजॉल्व करना और आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें वही फॉर्मूला लगाएं, अगर ये P मान लें और ये आपका क्या है Q है, तो यहाँ से आप P इक्वल टू कहेंगे F अपान साइन, अब यहाँ पे दोनों का, इसका थीटा और 90 माइनस थीटा के योगफल क्या है 90 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अब देखिए P के हाथ है तो Q वाला कोड, तो साइन 90 माइनस
थीटा। तो यहां से आप देखेंगे ये आएगा एफ कॉस थीटा। ऐसे अगर कोई Q पूछे तो आप Q क्या बताएंगे, F अपान साइन 90, तो ये रहेगा ही इंटू साइन थीटा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ये Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, F साइन थीटा। बात समझ में आ गई। तो अब जो पास वाला कंपोनेंट, अब इसमें जब 90 डिग्री पर हम रिजॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान रखिए, किसी बल को किन्हीं दो एक्सिस में आप ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने का प्रोसेस अगर सोल इफेक्ट उसका उन दोनों बलों का प्रभाव वही है जो सिंगल बल का है, तो हम कह देंगे कि ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, एक बल को किन्हीं दो अक्षों में वियोजित करना। लेकिन अगर उन दोनों अक्षों के बीच का कोण 90 हो जाए तो वह एक स्पेशल केस हो जाता है, और जब स्पेशल केस हो जाता है तो उस केस में आपका एक ही एंगल दिया होना जरूरी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले बोल दिया गया कि इन दोनों के बीच का कोण 90 है। तो एक देंगे तो दूसरा आपको पता चल ही जाएगा, उसको देने की जरूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो आपका पास, जो कोण के पास वाला कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है, और जो कोण के सामने या फिर दूर वाला, अब इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं Q जो होगा वो आपका F साइन थीटा होगा, P जो होगा वो F कॉस थीटा होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ही हम सब लोग P और Q को बता सकते हैं। अब कोई अगर पूछे कि मान लीजिए कि एक आपका 10 न्यूटन का बल है, ये एक्स एक्सिस, देखिए एक्स और वाई बाय डिफॉल्ट आपके 90 होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, तो इसका आप एक्स कंपोनेंट बताइए। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जो पास है वो। लेकिन ये तब बातें सही है जब दोनों एक दूसरे के बीच में क्या हो, 90 हो। और इसी को हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ फोर्स बोल देते हैं। जब 90 डिग्री पर करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक टर्म होता है, घटक हो जाता है। वियोजन का एक स्पेसिफिक जिसमें 90 है तो घटक हो जाता है। तो ये 10 cos 30 हो जाएगा, और ये क्या होगा 10 sin 30। ऐसे x कंपोनेंट अगर हम आपसे पूछें तो आएगा 5√3, और ये y कंपोनेंट आपका आएगा 10/2 करेंगे तो ये आएगा 5। बात समझ में आ गई। तो x और y कंपोनेंट में अगर किन्हीं दो 90 डिग्री पर अगर किसी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो वह कंपोनेंट कहलाएगा, और किसी एक जनरल पर रिजॉल्व करते हैं तो दो। ऐसे आप असंख्य आप ऐसी लाइंस होगी, ऐसी दो सिचुएशंस होंगी जो सिंगल फोर्स को किन्हीं दो बलों में अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग तोड़ा जा सकता है। तोड़ने का प्रोसेस वियोजन है, रेजोल्यूशन है, और जोड़ने का प्रोसेस क्या है, कंपोजिशन है। तो दो बलों का रिजल्टेंट कौन बताएगा, कंपोजिशन। और दो एक बल को दो में तोड़ना क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन। चाहे एक लगाओ चाहे दो लगाओ, प्रभाव क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके बाद पढ़ लेते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द फोर्स। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मतलब रेजोल्यूशन मतलब तोड़ना, ब्रेकिंग द फोर्स इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच आर इक्विवेलेंट टू द गिवन फोर्स। तो किसी एक बल को तोड़ना, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में तोड़ना, घटक में तोड़ना, व्हिच आर इक्विवेलेंट, जो क्या हो इक्विवेलेंट टू द सिंगल फोर्स, इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो ध्यान रखिएगा, जो भी फोर्स रहे अपान साइन दोनों के बीच का कोण, और इनटू ये ध्यान रखना जिसका निकालना है दूसरे वाले का कोण का साइन। ठीक है, ये जैसे है। अब इसमें आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से कि P जब निकाला गया P, तो यहाँ पे अल्फा लिया गया यहाँ पर, क्योंकि अल्फा ये है, और ये इतना टर्म दोनों में कॉमन है, आर अपान साइन अल्फा प्लस थीटा। आर अपान साइन अल्फा प्लस थीटा आपका क्या है, कॉमन है। लेकिन अब जब P निकालना हुआ तो अल्फा, और जब आपको Q निकालना हुआ तो थीटा। बात समझ। अगला भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हम सब लोग देख चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द फोर्स इनटू क्या, इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दो पारस्परिक लंबवत कंपोनेंट में तोड़ना, which are equivalent to the given force, जो given force के क्या हो, इक्विवेलेंट हो, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। जनरली इसको हम बोल देते हैं कंपोनेंट मतलब घटक। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जैसे ये ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक पर एक ऐसे तिरछा बल लगा दिया, हॉरिजॉन्टल लगाए कोई बात नहीं, वो एक ही डायरेक्शन। ऐसे जब तिरछा लगाएंगे तो इसका इधर की तरफ इफेक्ट होगा, इधर की तरफ इफेक्ट होगा।
तो अब हम इसकी एनालिसिस जब करेंगे तो इस सिचुएशन में हम इस बल को हटा देंगे, तुम अकेले जाओ, तुम्हें नहीं, तिरछे को नहीं, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगा देंगे और एक वर्टिकल, ये चला जाएगा। अब देखिए ये अगर आपका ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है तो प्रभाव तो वही है ना, प्रभाव नहीं बदला गया, एक बल को दो अलग अलग एक्सिस में कन्वर्ट कर, तो ये हो गया F cos थीटा और ये क्या हो गया F sin थीटा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में F sin थीटा आपका सारा काम करेगा और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज डायरेक्शन में क्या होगा, क्षैतिज दिशा में F cos थीटा सारा काम करेगा। पूरी बात समझ में आई। और जब 90 डिग्री पर दो कंपोनेंट निकालते ध्यान रखिएगा तो इसके अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं आता, इधर y का x के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है, 90 है। आप देखें cos 90 करेंगे तो y का x के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है और x का y के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है, तो 90 कर देने पे ध्यान रखना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 90 डिग्री। इसलिए हम लोग x y z तीनों क्या लेते हैं, पारस्परिक लंबोत लेते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि x और y का कंपोनेंट एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, y की तरफ रहेगा, x की तरफ रहेगा, उसका प्रभाव y की तरफ कुछ नहीं होने वाला। ठीक, अगला मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अब बहुत ध्यान से आप सब लोग इसको समझिएगा। जैसे ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर आपने एक फोर्स लगाया, बहुत सिंपल सा बात कर रहे हैं, इस ब्लॉक पर आपने एक फोर्स लगाया, ऐसे लगा दिया। अब लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स आपसे क्या कह रहा था, इस पर आप चाहे यहां इसको मान लीजिए, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, अगर ये रिजिड बॉडी रिजिडली कनेक्टेड है तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कहीं भी एज्यूम किया जा सकता है। तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जब बल लगाएंगे तो वो उसको धक्का देने की कोशिश करेगा, बल ट्रांसलेटरी मोशन कराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इस बल यहाँ इस वाले पॉइंट से पूछो कि तुम इस बल के बारे में क्या करना चाहते हो, इस पॉइंट से पूछो, ये पॉइंट से पूछो तो ये कहेगा भैया ये जो F बल है ना ये हमें ढकेल भी रहा है और हमें घुमा देना चाहता। ये जब लाइन ऑफ एक्शन से हटके किसी एक पॉइंट से, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग इफेक्ट वही रहेगा, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हर एक पॉइंट को ये ट्रांसलेट कराना चाहेगा। लेकिन अगर हम लाइन ऑफ एक्शन से हटके किसी एक पॉइंट से पूछेंगे तो कहेगा कि हमें धक्का भी, ऐसे धक्का भी देना चाहता है और ये ऐसे घुमा देना भी चाहता है। अब देखिए, अब यहां से एक टर्म शुरू होता है मोमेंट, यहाँ टर्म क्या होता है, मोमेंट। तो मोमेंट क्या होता है, ये रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है, ये आपको क्या करता है, रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है। तो एक बात आप बहुत जनरल समझ लीजिए कि अगर हम किसी भी टर्म को किसी एक पॉइंट से r दूरी पर, कोई भी टर्म है, वो चाहे बल है, चाहे ये फोर्स है, चाहे ये मास है, चाहे ये एरिया है, और चाहे ये लीनियर मोमेंटम है, चाहे जो है बल है, मास है, एरिया है, अगर r दूरी पर है तो हम इस r से, अगर इस पॉइंट से इस पूछे तो r दूरी पर है, तो अगर हम फोर्स इनटू ए r डिस्टेंस कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, फोर्स का मोमेंट। किसी का अगर पोजीशन वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या कहलाता है, फोर्स का मोमेंट। बल का मोमेंट मतलब बल का रोटेट करने वाला प्रभाव। ऐसे अगर हम m इंटू आर कर देते हैं, ऐसे हम क्या कर देते हैं m इंटू आर, तो ये क्या कहलाएगा, मास मूवमेंट। ये क्या कहलाएगा, मास मूवमेंट। ऐसे हम लिख देते हैं आर ए इंटू आर, तो ये क्या कहलाएगा, एरिया का मूवमेंट। ये क्या कहलाएगा, मूवमेंट ऑफ। मूवमेंट सिर्फ क्या है, पोजीशन वेक्टर से गुणा कर रहे हैं। तो अगर आप उसी के लाइन में ही होंगे तो पोजीशन वेक्टर जीरो हो जाएगा यहाँ पर, बात समझिए। तो कुल मिला जुला के पोजीशन वेक्टर, मूवमेंट ऑफ एरिया। ऐसे अगर कोई कहे mr क्या है तो आप कहोगे मूवमेंट ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ मास। क्लियर है। ऐसे F इंटू आर क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ऐसे अगर कोई कहे mb इंटू आर तो ये क्या कहलाएगा, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या कहलाएगा, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो ये क्या कहलाएगा, मूवमेंट ऑफ
लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मोमेंट ये कहलाता है, बात समझे। और इसी को हम आगे बताएंगे कि ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आ रही। तो किसी का भी r डिस्टेंस से अगर हम गुणा कर देते हैं तो वो हमें मोमेंट देता है, ध्यान रखिए। अब मोमेंट क्या बताता है, तो अगर मान लीजिए कि एक ऐसे आपकी कोई एक रॉड लटकी हुई थी और आप जा रहे थे, आपने इसे छेड़ दिया। अब ये रॉड कह रहा कि हम इस पिन से तो अलग नहीं होंगे। अगर आपने ऐसे जाते वक्त, जैसे क्या होता है सरसों का फूल तोड़ने की आदत होती है, तो ऐसे है कि रॉड था, इसको ऐसे धक्का मार दिए। तो जब धक्का मार दिए तो ये इस पॉइंट पर तो नहीं इसका लाइन ऑफ एक्शन। अब ऐसे ऊपर की तरफ धक्का मारते, अगर आप ऊपर की तरफ धक्का मारते ऐसे ऊपर, तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से ही पास करता, इसका कोई रोटेशनल इफेक्ट ना आता। लेकिन आपने ऐसे धक्का मारा है, तो जब आपने ऐसे धक्का मारा है तो ये आपका पॉइंट से, इस पॉइंट से इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कुछ दूरी पर है, तो ये इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा। और ये रोटेट कराने की कोशिश ही जो रोटेशनल इफेक्ट है वही क्या है, मूवमेंट है। वही क्या है, मूवमेंट है। ये आपका सिंपल मूवमेंट है। बात समझ में आ गई। अब किसी ने कहा नहीं हम तो तिरछा लगाएंगे, हम ना सीधा लगाएंगे ना तिरछा कुछ, तो ऐसे तिरछा लगाएंगे। तो जब आप तिरछा लगाएंगे तो एक, अभी आपने कंपोनेंट तोड़ना सीख लिया, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। तो जब एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल है वो तो घुमाना चाहेगा, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, घुमाना चाहेगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो घुमाना चाहेगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसको दबाना चाहेगा। तो जो घुमाने वाला इफेक्ट होगा सिर्फ इसी से मिलेगा, जो घुमाने वाला इफेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ इसी से मिलेगा, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अगर हम मोमेंट बात करें तो ये अगर F था तो ये Fx होगा और ये क्या होगा, Fy। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो R इंटू Fx ही मोमेंट होगा। तो किसी भी बॉडी को रोटेट करने का जो कंपोनेंट होगा वही क्या कहलाएगा, मोमेंट कहलाएगा। और मोमेंट किसी एक बॉडी के रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है, जबकि फोर्स किसी एक बॉडी के ट्रांसलेशनल इफेक्ट को शो करता है। तो अगर आपका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन फिक्स पॉइंट, पिवटेड पॉइंट से होकर जा रहा है तो आपका फोर्स का मूवमेंट जीरो होगा, कोई रोटेशनल इफेक्ट डेवलप नहीं होगा। ऐसे इसी सिचुएशन में है, ये रेंच है। यह क्या है, एक आपने हेक्सागोनल नट देखा होगा, हेक्सागोनल नट को किसी एक रेंच से हमने होल्ड कर रखा है, ये आपने रेंच से होल्ड कर रखा है। चलो भाई ठीक। अब जब होल्ड कर रखा है, अगर हम सिर्फ यहीं पर दबाएं, बल लगा रहे हैं, तो क्या अगर हम पीछे नट आपका बोल्ट है बड़ा सा, तो जब आप इसको ऐसे यहीं दबाओगे तो क्या कोई रोटेशनल इफेक्ट आएगा, नहीं। लेकिन जब आप हैंडल से इतना दूर, किसी एक दूर आर्म मान लीजिए, डी ही मान लीजिए, जब आप इससे कुछ दूर बल लगाएंगे तो इसका रोटेशनल इफेक्ट आएगा। और वो रोटेशनल इफेक्ट क्या होगा, F इंटू डी होगा। वह रोटेशनल इफेक्ट क्या होगा, F इंटू डी। जितना दूर जाएंगे वही बल, F को रहने दो, मत बदलो, आप ही हो ना अकेले, वही बल जितना दूर लगाएंगे उतना ही रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा, मूवमेंट उतना ही ज्यादा लगेगा। और मूवमेंट जब ज्यादा लगेगा तो इसके ओपन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि हम सब लोग यहाँ पर एक पाइप लगा के, ऐसे पाइप लगा के और फिर और दूर बल लगाते हैं। तो और दूर अगर बल आप लगाते हैं तो इसके रोटेट करने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। ऐसे एक और बात हम समझते हैं कि मूवमेंट कैसे, पहले तो मूवमेंट की डिफिनीशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीजें लिखें। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, मास की बात नहीं, एरिया की बात नहीं, मोमेंटम की बात नहीं। तो मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज मेजर ऑफ, मेजर मतलब मापन, मेजर मतलब मापन ऑफ इट्स रोटेशनल इफेक्ट।
तो किसी एक बल का मूवमेंट, किसी एक बल का आघूर्ण उसके रोटेशनल प्रभाव को, उसके घूर्णी प्रभाव को नापने का, मापने का एक तरीका है। द मूवमेंट इज डिफाइंड एज, ठीक है, मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्स। तो अब आप ये भी ध्यान रखिएगा, फिर से पढ़ते हैं। मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है, क्या है, परपेंडिकुलर नापना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान रखिए कि मूवमेंट जो होता है अलग अलग पॉइंट के सापेक्ष, क्योंकि अलग अलग पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही अलग अलग होगी, अलग अलग लाइन से। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे बीम था और हमने एक बल ऐसे लगाया, अब कोई इससे पूछे कि क्या हाल है तो वो सिर्फ इतनी दूरी बताएगा, ये इतना ही घुमाना चाहता। लेकिन कोई अगर यहाँ पर पूछे कि क्या होगा तो वो कहेगा नहीं हमसे इतने दूरी पर लग रहा है, तो यहाँ पर मूवमेंट अलग होगा, यहाँ पर मूवमेंट अलग होगा। तो हमें इतना जरूर देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी या नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, कौन सी पॉइंट, जहां से हमें मूवमेंट निकालना है, किसका, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, अलग अलग पॉइंट से मूवमेंट का मान अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मोमेंट्स के कुछ बातें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। जैसे एक बात और समझिएगा, यहाँ पे फिगर दिया नहीं दिया, ठीक है, एक बात और बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये एक पॉइंट O है, कोई एक पॉइंट O है और यहाँ से एक बल ऐसे कुछ दूरी पर है, और ये बताइए ये वेक्टर लिखने का मतलब ही क्या है। ये वेक्टर लिखने का मतलब कि ये इसका परिमाण है और ये इसकी डायरेक्शन है। परिमाण कितना है, f है, और ये पॉइंट O है। इसके अबाउट मोमेंट बताओ, तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस जाओ निकाल लो, ये डिस्टेंस कितना है, d है, ये डिस्टेंस कितना है, d है। तो जो O के अबाउट मूवमेंट होगा वो क्या होगा, f इंटू डी। अब ध्यान रखिए हम प्लेनर मैकेनिक्स की ही बात करेंगे, सब जगह प्लेनर बॉडी की ही बात होगी, 3 डायमेंशनल के केसेस बहुत रेयर हैं। तो प्लेन में अगर हम बात करें तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इधर की तरफ घुमाने की, इसके अबाउट, O के अबाउट। अगर हम ये नीचे के किसी पॉइंट के अबाउट देखते तो इसकी टेंडेंसी क्लॉकवाइज होती, ये क्या है, क्लॉकवाइज का उल्टा। तो आप कहोगे O के अबाउट इसका मोमेंट जो है वो मान है F इंटू डी, और डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे चाहे लिख दो एंटी क्लॉकवाइज और चाहे ऐसे डायरेक्शन बना के दिखा दो कि ये O के अबाउट इतना मूवमेंट से घुमाने का इसकी प्रवृत्ति है, और किधर घुमाने की प्रवृत्ति है, O के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। पूरी बात समझ में आई। अब अगर हम बात करें कि एक त्रिभुज बनाएं, अपने से एक त्रिभुज बनाएं, क्या ये इसका परिमाण है, बिल्कुल ये इसका परिमाण है। अगर एक हम ऐसे त्रिभुज बनाएं ऐसे, तो इसका एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/2 आधार, आधार कितना बड़ा है, आधार कितना बड़ा, F इंटू डी। सिंपल सा आप कहेंगे कि आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका हो गया एरिया, किसका, त्रिभुज का एरिया। अब त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार, लेकिन मोमेंट क्या है, O के अबाउट मोमेंट कितना है, F इंटू डी। तो एरिया तो आपका ये है, एरिया आपका इस त्रिभुज का। अच्छा, किसी ने कहा नहीं हम ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, ध्यान रखिएगा इस त्रिभुज का भी एरिया वही होगा। ये आपको पढ़ाया गया होगा इंटरमीडिएट में कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और एक भुजा अगर फिक्स कर दें तो आप कोई भी ट्रायंगल बनाएं, क्योंकि इसका, इस रेड वाले ट्रायंगल का भी एरिया आप निकालोगे तो हाइट तो यही होगी, बेस वही है, हाइट और बेस चेंज नहीं हुआ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा। तो कुल मिला जुला के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, F इंटू डी, और 1/2 F इंटू डी। तो अब यहाँ से आप मोमेंट को क्या लिख सकते हैं,
ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर हम फोर्स वेक्टर को मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करें और उस पॉइंट से उसके हेड और टेल को मिलाएं, उस पॉइंट से उस वेक्टर के हेड और टेल को मिलाएं, तो जो आपका ट्रायंगल का एरिया बनेगा उसका दुगना मूवमेंट होगा। जो भी आपका ट्रायंगल का एरिया, जो ये एरिया बनेगा वो आपका क्या होगा, दुगना होगा। किसका दुगना होगा, मतलब उस एरिया का दुगना आपका जैसे ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये एरिया आप देखेंगे तो ये एरिया आपका आएगा 1/2 F इंटू डी, लेकिन मूवमेंट क्या है, ट्वाइस। तो अगर हम लाइन ऑफ एक्शन से मतलब इसके परिमाण वाले जो हेड और टेल है उससे उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को मिलाएं, तो जो एरिया बनेगा, जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया का डबल ही क्या होता है, मूवमेंट होता है। टेंडेंसी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ, ये इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। आगे अब देखिए, मूवमेंट आपका प्लेनर मैकेनिक्स के केस में, हम इसको मिटा दे रहे हैं, प्लेनर मैकेनिक्स के केस में देखते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो फिर क्लॉकवाइज होगा। ये एंटी क्यों है, आप घड़ी की डायरेक्शन देखिए उसका ये उल्टा है, और ये क्या है, घड़ी की डायरेक्शन। तो ये दक्षिणावर्त और ये वामावर्त, ऐसे वामावर्त बाएं तरफ घुमाना और दक्षिणावर्त मतलब दाएं तरफ घुमाना। तो मूवमेंट अगर आपका ऐसे पता हो कि एंटी क्लॉकवाइज 20 न्यूटन है, क्लॉकवाइज 10 न्यूटन है, तो हम उसको अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं। क्लॉक, अब मान लीजिए रेफरेंस मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज जो आपका जनरली होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो सबको एंटी क्लॉकवाइज सारे एक साथ रख के और जितने क्लॉकवाइज है सबको एक साथ जोड़ा जा सकता है, ऐसे स्केलर फॉर्म में। बशर्ते ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको ध्यान रखना। तो मूवमेंट ऑफ द फोर्स कैन बी एडेड अलजेब्रिकली एज कंपेयर एज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी तरह इसको बीजगणितीय रूप में अलजेब्रिकली आप क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, तो आपका रेफरेंस, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना ही है, और हमारा यही रेफरेंस है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले। फॉर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम मोमेंट ऑफ फोर्स इज टेकन अबाउट अ पॉइंट। ढेर सारे अगर प्लेन्स में ऐसे आपके फोर्सेस हैं तो हम मोमेंट किसी एक एक्सिस के अबाउट नहीं लेके किसी एक पॉइंट के अबाउट लेते हैं जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ऐसे इसका डिस्टेंस नाप लेते हैं, इसका अगर हम देखें तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाप लेंगे, ऐसे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाप लेंगे, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाला जाता है प्लेनर फोर्स सिस्टम को। प्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए हम किसी एक्सिस के अबाउट ना निकाल के पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। तो फॉर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, एक ही प्लेन में लगने वाले फोर्स, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज टेकन अबाउट अ पॉइंट इंस्टेड ऑफ एक्सिस। एक्सिस के बजाय किसके लिए आता है, पॉइंट के अबाउट लिया जाता है। ब्रेगनान थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही। इट स्टेट, ये कहता क्या, कुछ नहीं यार, बहुत आसान भाषा में इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी एक बॉडी पर ढेर सारे बल लग रहे हैं, चलो भाई ढेर सारे बल अगर लग रहे हैं तो उनका एक परिणाम ही होगा, एक इकलौता कहेगा कि हम अकेले और ये सब। तो उन सारे बलों से किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट हम निकालें, उन सारे बलों का किसी एक पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट निकालें और इस रिजल्टेंट का किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालें, दोनों बराबर हो। बस इतना ही इन्होंने बताया। ढेर सारे बलों के समूह का किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट और उनके परिणामी, उन्हीं बलों के परिणामी का किसी एक उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। समान का मतलब डायरेक्शन भी वही होगा और मैग्नीट्यूड भी वही होगा। जब हम मूवमेंट की, जब हम किसी वेक्टर की समानता की बात करेंगे तो उसकी दिशा भी बराबर होनी चाहिए और मान भी बराबर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, बहुत इट स्टेट्स भाई, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, द मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, द मूवमेंट क्या ऑफ द किसका, द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ प्लेन about any point is equal to the
एल्जेब्रिक सम, अब एल्जेब्रिक में इसमें ध्यान रखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। तो क्या मतलब निकल के आया इसका कि किसी एक पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट का मूवमेंट, फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट का मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। अब इसकी जरूरत क्या है भाई, इसकी जरूरत क्या है, तो ब्रेगनान थ्योरम क्यों यूटिलाइज करते हैं, इस सिंपल समझ में आ गया ना कि ढेर सारे बलों के रिजल्टेंट का किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट उन बलों का उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट के बराबर हो। अब जरूरत क्या है कि जब हम परिणामी निकालते हैं तो किसी एक बलों के समूह का परिणामी जब हम निकालेंगे तो भाई उसका हम मान तो बता दिए, पर वो कहां से होकर जाएगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन भी तो बताना होगा। तो लाइन ऑफ एक्शन को जब आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी तब आपको ब्रेगनान थ्योरम यूज होगा। ब्रेगनान थ्योरम बताएगा कि रिजल्टेंट एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है और रिजल्टेंट वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, और अगर एक्स और वाई एक्सिस का कटान बिंदु आपको पता चल गया तो आप उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं, कहां से होकर जा रहा है वो भी बता सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रेगनान थ्योरम जब हम रिजल्टेंट को एग्जैक्टली लोकेट करना चाहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो ब्रेगनान थ्योरम इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द, सुनिश्चित करने के लिए द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द पैरेलल एंड जनरल फोर्स सिस्टम, पैरेलल और जनरल फोर्स। अब इसी में किसी ने कहा सर ऐसे दो बल लग रहे थे, दोनों पैरेलल थे, ये F1 था ये F2 था, ठीक है भाई, इन दोनों का परिणामी बल हम कहेंगे F1 प्लस F2 होगा क्योंकि समांतर हैं और एक ही दिशा में लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट है अब इनका रिजल्टेंट F1 पर लगेगा क्या, नहीं, F2 पर लगेगा, नहीं, तो इनका रिजल्टेंट कहीं तो लगेगा। तो आप इसका रिजल्टेंट यहां से लोकेशन बताओ कि कहां पर लगे। इन दोनों का रिजल्टेंट पता है कि ये F1 प्लस F2 मान निकाल लिए, मान निकाले पर मान से काम चल रहा है क्या, दिशा भी बता सकते हैं कि दोनों की ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, पर ऊपर कहां, पोजीशन कहां पर, तो इस रिजल्टेंट के पोजीशन को बदल। अब इसी में अगर हम बात करें ये डिस्टेंस L था, तो इस सिचुएशन में इस पॉइंट के अबाउट F2 तो कोई मोमेंट नहीं देगा पर F1 देगा। तो यहां से अगर हम F1 का मोमेंट F1 इंटू L, और अगर उसी पॉइंट के अबाउट हम रिजल्टेंट का देखें तो रिजल्टेंट का मोमेंट क्या होगा, Fr इंटू एक्स। तो क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए, हाँ बिल्कुल, ब्रेगनान ने यही कहा है कि किसी एक पॉइंट के अबाउट फोर्स सिस्टम का मूवमेंट उसी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर होता है। तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, F1 इंटू एल अपान Fr, और Fr भी आपको पता है, तो ये F1 इंटू एल अपान F1 प्लस F2। बात समझ में आ रही है? तो आप बता सकते हैं कि रिजल्टेंट कितना होगा, किधर होगा, और इस पॉइंट से कितनी दूरी पर दाहिनी ओर होगा, कितनी दूरी पर, क्योंकि इसका जो मोमेंट था ये आपका एंटी क्लॉकवाइज था भाई, इसके अबाउट देखिए एंटी क्लॉकवाइज, और रिजल्टेंट का भी एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसका उल्टा यहाँ कहीं मान ले, यहाँ मान ले, तो वो क्लॉकवाइज होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो रिजल्टेंट की और डिटेल एनालिसिस हम सब लोग करेंगे अभी मूवमेंट। तो ब्रेगनान थ्योरम आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स 50 न्यूटन। चलो भाई, ये बल है, इसका मूवमेंट निकालना, कितना बल है, 50 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट ए। तो अगर हम पहले एम ए निकालें, ए के अबाउट मूवमेंट, देखिए ए से इसका लाइन ऑफ एक्शन वहीं से होकर जा रहा है, तो आर इसका क्या है, 0 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, मूवमेंट 0 हो जाएगा। ए के अबाउट मूवमेंट क्या हो गया, 0। बी के अबाउट पूछा गया, ये बी है,
चलो भाई बी के अबाउट मूवमेंट। अब आपको बताएं ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, सॉरी ये कोऑर्डिनेट गलत लिखा हुआ है, -3,3 होगा क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है 3 और ये डिस्टेंस कितनी है 4। कैसे पता ये 3, तो ये 3 और ये -3 और 3 ही तो गए थे तब जाके आपको -3 मिला था। तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये कुल मिला के कितनी दूरी है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, क्या कहेंगे 4 + 3, तो कितना होगा r यहाँ के केस में 4 + 3 × 50 क्या न्यूटन मीटर। किधर एंटी क्लॉक, बी के अबाउट एक किधर घुमाना चाहेगा, बी के अबाउट एक किधर घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। पूरी बात समझ में आई। तो ये क्या होगा 350 न्यूटन मीटर किधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिख भी सकते बात सही। तो ए के अबाउट मूवमेंट निकल गया, बी के अबाउट मूवमेंट निकल गया। अब हम सी के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ए के अबाउट 0 होगा, बी के अबाउट 4 3 7 7 5 35 350 न्यूटन मीटर किधर एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने होते हैं। अब ऐसे कोई पूछे सी के अबाउट, देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ऐसे ऊपर नीचे कहीं भी ले लें। अब सी का कोऑर्डिनेट -5 है ये, और ये आपका 4 है भाई, 4 ही तो है ये लाइन ऑफ एक्शन। ये डिस्टेंस कितनी है, ये 4 है। तो ये कुल मिला के कितना होगा 5 4 क्या होगा 9। तो अगर सी के अबाउट मूवमेंट हम देखें तो आप क्या लिखेंगे 5 + 4 × 50 क्या न्यूटन मीटर। तो 9 बचे 45 न्यूटन, 450 न्यूटन। किधर भाई किधर, तो सी के अबाउट भी ये किधर घुमाना चाहेगा, ये किधर एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये आपका, या इसी को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, या इसी को क्या कहेंगे वामावर्त कहेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक का विपरीत डायरेक्शन में। क्लियर हुआ। अब कोई डी के अबाउट, देखिए हर एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट का मान भी अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग हो सकता है। अब जैसे इसे डी के अबाउट बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही चीज से। तो डी के अबाउट बात करें, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आप खुद ही कहोगे सर ये 4 है और ये पूरा 6 है। ये पूरा क्या है 6, ये 4 है और ये पूरा क्या है 6, तो ये बाकी बचा 2। तो यहां से अगर हम एमडी की बात करें तो आप डिस्टेंस क्या होगा 2 × 50 और न्यूटन मीटर ये तो हो गया। लेकिन किधर की तरफ, तो डी के अबाउट अगर बात करें तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, घड़ी की डायरेक्शन में, देख लीजिए दक्षिणावर्त, तो घड़ी की डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा क्लॉकवाइज। तो एमडी का मान डी के अबाउट जो आएगा वो क्या आएगा 2 × 25 कितना 100 न्यूटन मीटर क्या क्लॉकवाइज। 100 न्यूटन मीटर क्या होगा क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ओ के अबाउट ऐसे कोई मूवमेंट पूछे, अगर आपसे ओ के अबाउट मूवमेंट पूछे, ओ से इसका लाइन ऑफ एक्शन कितना दूर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन एम ओ, तो आप देखेंगे कितनी दूरी है 4, तो ये क्या होगा 4 × 50 कितना न्यूटन मीटर किधर की तरफ, किधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसे घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मूवमेंट आपका कितना आएगा 200 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई। तो आप देख रहे होंगे कि हर एक पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल रहा है, हर एक पॉइंट पर आपका डायरेक्शन भी अलग हो सकता है, मान भी अलग हो सकता है, बशर्ते आपको क्या करना है बल और बल की क्रिया रेखा का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। 75, अब ए इसको बोलते हैं ए 75 वर्टिकल फोर्स, 75 न्यूटन वर्टिकल फोर्स, ये वर्टिकल फोर्स, ठीक है, इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ अ फोर्स, एंड ऑफ अ रॉड होना चाहिए यहाँ पर, एंड ऑफ अ रॉड 3 मीटर लॉन्ग, जो रॉड क्या है 3 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, विच इज अटैच्ड टू अ शाफ्ट एट ओ, जो रॉड है वो शाफ्ट से ऊपर क्या है अटैच है, ठीक है भाई, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ 75 न्यूटन फोर्स अबाउट ओ,
आपसे क्या कहा गया कि मूवमेंट ऑफ 75 न्यूटन, पहला क्वेश्चन है, तो यही तो डिस्टेंस चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहला पार्ट आप करोगे MO, MO क्या होगा, बल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें तो 3 cos 60 डिग्री आएगा। अरे भाई ये 3 है पूरा, तो उसका कॉस जो पास है यही तो क्या होगा 3 cos 60 डिग्री, क्या, न्यूटन मीटर। किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे 75 और 1.5 जो cos 60 का ये होता है 1.5 न्यूटन मीटर, क्या, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब यहां से ध्यान रखिए, इसको आप गुणा कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर। ओके अबाउट, इस बल का मोमेंट पूछा गया था, 75 इंटू डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस कर दिए, हो गया भैया। एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता चला, ये ऐसे घुमाना चाहिए, किसके अबाउट, ओके अबाउट, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स applied at A, the magnitude of horizontal force, कोई एक horizontal force F लगाया गया, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया, applied at A which creates the same moment about। तो अब इसका क्वेश्चन का मतलब समझ पा रहे हैं ना, कि कोई एक बल ऐसा बताओ जिसको अगर लगा दे तो वही मोमेंट डेवलप हो जो कि इसके द्वारा डेवलप हो रहा है। तो इसके द्वारा कितना डेवलप हो रहा था, 75 इंटू 1.5 न्यूटन मीटर अभी निकाला था। और इसका, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इतनी दूर है, हॉरिजॉन्टल है तो भाई इतनी दूर है, तो आप F इंटू क्या होगा, 3 का जो पास है वो कॉस है, तो ये क्या होगा 3 sin 60, ये क्या होगा 3 sin 60। तो यहां से आप F का मान बता सकते हैं, ये आएगा 75 इंटू 1.5 बाई 3 sin क्या 60, क्या होगा ये न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब ध्यान रखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स जो सेम, अब बताइए उधर की तरफ कि इधर की तरफ, भाई इस तरफ लगाएं ये सही है कि इधर। तो देखिए ये इसका जो मूवमेंट था, ये वाला मूवमेंट क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था ये, और हमें ऐसा लगाना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज ही डेवलप हो। तो सेम देखिए मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी, तो ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, तब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये जो F का मान आएगा ये हॉरिजॉन्टल इस साइड लगेगा। तो मान भी बताइए डायरेक्शन भी बताया करिए, मान भी बताएं और डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स इस साइड, उधर नहीं, क्योंकि यही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ओके अबाउट दैट क्रिएट्स सेम मूवमेंट, जो डेवलप मतलब उत्पन्न करता है सेम मूवमेंट अबाउट पॉइंट O। ठीक है, हो गया ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अगला करते हैं, द स्मॉलेस्ट फोर्स अप्लाइड एट A which creates the same movement about O। तो अब ध्यान रखिए, जब आपको स्मॉलेस्ट फोर्स लगाना हो तो हमेशा क्या लगे, परपेंडिकुलर लगाते हैं, हमेशा क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लगाते हैं। अब ऐसे भी देखिए एकदम सिंपल सा, इसको हम थीटा एंगल मान लेते हैं, ये हम क्या मान लेते हैं, थीटा एंगल, सॉरी उल्टा हमने लगा दिया, एंटी क्लॉकवाइज ही हमेशा आपको लगाना है। तो ऐसे मान लीजिए कोई एक बल लगा दिया, ठीक है। अब ये आपका बल जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये एंगल आपने थीटा लगा दिया, तो ये तो 60 फिक्स है, ये तो आपका 60 फिक्स है। आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी लगा सकते। आपने मान लिया कि हमने इसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लगाया, इसी हॉरिजॉन्टल से क्या लगाया, F को थीटा एंगल पर लगाया। अब अगर F को थीटा, एक जनरल हम करा रहे हैं, वैसे 90 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर F को आपने थीटा एंगल पर लगाया तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका मान लीजिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, F sin थीटा, ऐसे होगा। तो अब अगर हम मोमेंट अबाउट A पूछें
मोमेंट अबाउट ए पूछें तो आप मोमेंट अबाउट ओ पूछें तो आप कहोगे सर एफ कॉस थीटा इंटू 3 साइन 60 इंटू 3 साइन 60, ठीक है। ऐसे आप कहोगे एफ साइन थीटा इंटू 3 कॉस 60। तो एक अकेला बल की जगह दो लगा सकते हैं और दो बल की जगह एक आपका ये और एक ये। तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ये कितनी है 3 साइन 60, ये आपकी कितनी है 3 साइन 60, आप ही ने बताया। और ये डिस्टेंस कितनी है 3 कॉस 60। ऐसे हमने लगा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, ऐसे हो गया। तो मोमेंट आपका यहां से आएगा एफ पी एफ, आप कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा साइन 60, यहां से आएगा साइन 60 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 60 इंटू साइन थीटा, यहां से आएगा 3f और साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये क्या आएगा साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। बात समझ में आ रही है। अब हमें ये क्या चाहिए, ओ के अबाउट मोमेंट चाहिए, कुछ चाहिए। अब यहां से अगर एफ का मान निकालें, अब ओ के अबाउट मोमेंट तो हमें चाहिए ही, वही सेम कहते द स्मॉलेस्ट फोर्स अप्लाइड एफ एट विच क्रिएट द सेम मोमेंट। तो मोमेंट तो मालूम है हमें, तो ये क्या होगा m/3 साइन 60 प्लस थीटा। अब बताइए इसके मिनिमम होने के लिए, फोर्स के मिनिमम होने के लिए ये मान मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भाई, वही मोमेंट चाहिए तो कांस्टेंट, तो इसको अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अंदर की वैल्यू 90 होनी चाहिए। और अंदर की वैल्यू 90 का मतलब हुआ, देखिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए 60 प्लस थीटा क्या होना चाहिए 90, 60 प्लस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होगा 30 डिग्री, किसके लिए फॉर एफ मिनिमम। मिनिमम फोर्स के लिए थीटा का मान 30 डिग्री होना चाहिए और ये 60 प्लस, अगर ये कुछ अल्फा होता तो अल्फा प्लस थीटा क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस थीटा 90 होना चाहिए। जब भी आपको मिनिमम बल लगाना हो तो हमेशा आप उसके आर्म के परपेंडिकुलर ही लगाएं, जिससे आपका मैक्सिमम रोटेशन मिल सके कम से कम बल द्वारा। बात समझ में है। तो हमने क्या किया, किसी एक जनरल थीटा एंगल पर माना, तो कॉस कंपोनेंट इंटू 3 साइन 60, साइन कंपोनेंट इंटू 3 कॉस 60, यहाँ से 3 अब कॉमन ले, साइन ए कॉस बी, तो ये ए क्या 60, तो साइन ए प्लस बी क्या 60 प्लस थीटा, और यहाँ से आप देखेंगे m/3 साइन 60 प्लस थीटा मतलब 90, वहाँ रखेंगे और यहाँ से फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एफ मिनिमम अगर पूछा जाए कि एफ मिनिमम क्या होगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो एफ मिनिमम जैसे ही 90 होगा तो एफ मिनिमम जो होगा वो होगा m/3। इससे भी देख सकते हैं और वैसे भी ये प्रूफ हो चुका है कि हमेशा हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके 90 डिग्री पर एफ मिनिमम। तो एफ मिनिमम जब आप यहां लगाएंगे तो आएगा 3 इंटू एफ मिनिमम इक्वल टू सेम, और यहाँ 75 इंटू क्या आया था 1.5, तो एफ मिनिमम आपका यहाँ से आएगा 37.5 न्यूटन। इतना कम से कम बल तो लगाना ही, इससे कम बल लगाओगे तो आपको सेम मोमेंट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये एफ मिनिमम है कम से कम, और कैसा लगाना है आपको, लिंक के परपेंडिकुलर लगाना है, ठीक है। अगला हाउ फार, फार मतलब यहाँ दूरी की बात है, हाउ फार फ्रॉम द शाफ्ट एट ओ, फ्रॉम द शाफ्ट एट ओ a 200 vertical force must act to create the same movement। तो सेम मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए ओ से कितना दूर आपको 200 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम x मान लेते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या आएगा 200 इंटू एक्स कॉस 60, 200 इंटू x cos 60, 200 इंटू x cos 60
इक्वल टू आपका वही 75 गुणे 1.5। तो x का मान आप बता सकते हैं 75 इंटू 1.5, 75 इंटू 1.5 और क्या होगा अपॉन 200 cos 60 क्या मीटर। यहां से आप बता सकते हैं कि 200 न्यूटन वर्टिकल फोर्स, 200 न्यूटन क्या है वर्टिकल फोर्स मस्ट एक्ट, मतलब इतनी x दूरी पर लगना चाहिए टू फाइंड आउट टू क्रिएट द सेम मूवमेंट। तो सेम मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए इतनी दूरी पर आपका वर्टिकल फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब हम सब लोग मोमेंट का बेसिक आइडिया जान चुके हैं। अब हम सब लोग रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे और इसका कपल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो कपल को निकालना सीखेंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात और बहुत छोटी सी बात है, जब आप सब लोग कोल्ड ड्रिंक खरीदते होंगे सीसी वाला जो छोटा सा आता है, उतना बड़ा नहीं है, तो सीसी वाला यहाँ पे एक आपका स्टील का एलॉय का, ठीक है, यहाँ पे एक ढक्कन लगाओ, तो कोई लोग तो दांत से खोलते, कोई लोग स्पैनर आता है, तो इस स्पैनर में आप क्या लगाते हैं मूवमेंट लगाते हैं, तो दाब के खोल पाओगे क्या? या इसको सीधा वर्टिकल नहीं, इस पे आप क्या लगाते हैं कुछ दूरी पर मूवमेंट। यहाँ पे एक स्पैनर आता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, बीच में होल रहता है ऐसे, इसको आप पकड़ के इसमें फंसा के और ऐसे मूवमेंट लगाते। तो कभी भी कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल है जिसका कैप लगा हुआ प्लास्टिक स्टील वाला, उसमें मूवमेंट लगाएंगे। आगे जब बात करेंगे जो थ्रेडेड जॉइंट्स होंगे, जैसे 2 लीटर वाला है तो थ्रेडेड जॉइंट है, तो वहां पे आप सिर्फ ऐसे धक्का छुआ के नहीं, आपको वहां पे क्या लगाना पड़ेगा कपल लगाना पड़ेगा। उसकी एनालिसिस हम तो लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कपल को देखेंगे, रिजल्टेंट को देखेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं, तो आप सब लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप शेयर भी करें, पूरा वीडियो देखें, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार सीखिए, सीखने के बाद इंजीनियरिंग बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।